स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार सिविल एकेडमी में। मैं सुशांत कुमार शर्मा आपके साथ। देर रात की क्लास का मजा ही कुछ और है भाई, और हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप बिहार सिविल एकेडमी पावर्ड बाय मोबीशाला 68 बीपीएससी का जो पीटी है उसके कंसर्न आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पहली क्लास है आज। काफ़ी कुछ छानबीन करने के बाद पता चला कि जितने में रब उतने में ही सब। इट मीन्स हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आधुनिक भारत। कौन सा? आधुनिक भारत का इतिहास। उम्मीद करता हूँ मॉडर्न इंडिया की इंपॉर्टेंस आप लोग भी खूब समझते होंगे और खूब सारे सवाल बनते हैं। ढेरों सवाल पीटी में फैक्चुअल बन जाता है, कॉन्सेप्चुअल बन जाता है, दोनों ही तरह के सवाल बनते हैं। उसी के कंसर्न में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के जिस सेक्शन की, उसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आई होप साउंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए साहब, शानदार से A4 साइज का एक पेपर निकालिए, 2-3 रंग के पेन रखिए और क्लास को शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं लिखता चलूं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर भी एक ही बात बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, पहली खुराक लीजिए, पहली खुराक से आपको आराम मिल जाएगा। यही कहानी हमारी क्लास की भी है। आपको पहली क्लास से एक बात समझ में आ जाने वाली है कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है और हम किस बेस पे काम करने जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल सबसे अलग तरीके से इतिहास हम पढ़ेंगे और ये बात आप बहुत जल्दी इस बात को फील भी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। वी विल स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या शुरू करेंगे? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। कहां से इसकी शुरुआत होती है? पहला सवाल तो यही कि सर कहां से इसको हम शुरुआत करते हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है एक तारीख से, जो तारीख 3 मार्च की है। किसकी है? 3 मार्च 1707। और ये कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह औरंगजेब से। बल्कि औरंगजेब से तो क्या कहें, औरंगजेब की डेथ से इस कहानी की क्या होती है? शुरुआत होती है। उम्मीद करता हूं आपके पेन पेपर आपके पास हैं, है ना। ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत की जाए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट हम दोनों साथ के साथ कवर करेंगे। ठीक है, फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी हम साथ साथ लेके चलेंगे और आप उसको शानदार नोट्स बनाते चलिए। बहुत आपको सुविधा उस चीज से होने वाली है। देखिए सरकार, ये बात है 3 मार्च की, 3 मार्च 1707। ये डेट है जिस दिन मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है। डेथ ऑफ औरंगजेब। जहां पर इनकी डेथ हुई उस जगह का नाम है अहमदनगर। कौन सा है? अहमदनगर। अहमदनगर में बादशाह औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बादशाह 91 साल के थे, उम्र भी काफी थी। और इवन बात यह लगाइए कि जो सबसे बड़ा बेटा था उसकी उम्र भी लगभग 62 से 63 साल के आसपास उसकी उम्र थी। ठीक है, बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है और औरंगजेब की डेथ के बाद इनको वहीं पर औरंगाबाद में दफना दिया जाता है, महाराष्ट्र में। इनको औरंगाबाद में दफना दिया जाता है। कहां दफना देते हैं? औरंगाबाद में दफना दिया जाता है। बरीड एट औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद के बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं। औरंगाबाद में बीबी, इनकी जो पत्नी है राबिया दुर्रानी, उनका भी मकबरा है। किसका है? राबिया दुर्रानी का मकबरा भी औरंगाबाद में ही है। और राबिया दुर्रानी का जब मकबरा बना था तो वो ताजमहल की फूहड़ नकल के रूप में वो फेमस है। ये याद रखिएगा, औरंगाबाद में ही
औरंगजेब की पत्नी का भी मकबरा है। औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी का भी मकबरा है। किसका मकबरा है? राबिया दुर्रानी का भी मकबरा वहीं पर है। और राबिया दुर्रानी के इस मकबरे को ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताजमहल की फुअर नकल। क्या कहते हैं? रफ वर्जन ऑफ ताजमहल इसको कहा जाता है। सत्रह सौ सात से हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ के साथ। किसके साथ? मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ। अब आप कहोगे कि सर औरंगजेब की डेथ का अपना ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? यहीं से शुरुआत होती है द राइज ऑफ रीजनल पावर्स की। ठीक है, द राइज ऑफ फॉरेन पावर्स लाइक यूरोपियंस, ब्रिटिश, फ्रेंच और उनके आपस में संघर्ष की। साथ में शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य के पतन की। ठीक है, जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है, घटनाक्रम बड़ी तेजी से करवट लेता है। इनकी डेथ के साथ वॉर ऑफ सक्सेसर की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? वॉर ऑफ सक्सेसर। इट मीन्स इट वॉज द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ सक्सेसर। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था, आप जरा समझिए। आपको यह समझना है कि हम जा कहां रहे हैं, हम लोगों का गोल क्या है। हम लोगों का गोल यह है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद तीन चीजों की एक साथ शुरुआत हुई: उत्तराधिकार के युद्ध की, कंपनियों के उदय की और रीजनल पावर्स की। और इन सभी बातों ने जिस चीज को शुरुआत किया वो था डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं, जबकि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं तो वहां से शानदार फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? फैक्चुअल। और आप जानते हो कि एग्जाम की डिमांड कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों है। ठीक है, कारण था इसके तीन जिंदा पुत्र। क्या कारण था? इसके तीन जिंदा पुत्र। सामान्यतः देखा जाए तो औरंगजेब को 5 बेटे थे। एक बागी होकर मरा, एक बीमारी से मरा, बचे 3 लड़के। अब परंपरा यह थी मुगल काल में कि किसी को यह नहीं बताया जाता था कि भैया तुम अगले बादशाह बन जाना, और जब आपको किसी को ऐसा नहीं बताओगे तो सारे ही अपने आप को बादशाह फील करते थे। दैट्स वाई एक झगड़े की स्थिति पैदा हुई। इसके 3 जिंदा पुत्र कौन से हैं जरा समझिए। सबसे बड़े बेटे का नाम था शहजादा मुअज्जम। कौन था? शहजादा मुअज्जम। और फिर था प्रिंस आजम, एंड थर्ड वन वाज प्रिंस कामबख्श। कौन था? प्रिंस कामबख्श। कहानी की शुरुआत कुछ यूं हुई कि आजम अपने पिता के सबसे पास था। चूंकि आजम अपने पिता के सबसे पास था तो यह आजम ही है जो सबसे पहले खुद को बादशाह घोषित करता है कि भैया मैं बादशाह हूं। लेकिन दोनों बेटों को यह बात ना तो हजम हुई और ना हजम होने वाली थी। यह हजम होने वाली भी नहीं थी बात। फाइनली इनका जो दूसरा लड़का है मुअज्जम, जो सबसे बड़ा था, वो भी अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। फिर आप तो जानते ही हैं कि एक बयान में 2 तलवारें तो कभी भी नहीं रह सकती। तो इसीलिए एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसे हम वॉर ऑफ सक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉर ऑफ सक्सेसर। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं क्या? अगर किसी प्रकार से मुझे अपडेट दे सके, जो भी आप बच्चे जुड़े हुए हो, अगर आप नोट कर रहे हो तो मुझे एक बार अपडेट दे दो, ताकि मैं आपको 10-20 सेकंड का समय जरूर नोट करने के लिए दूं। बताइए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बताइए मुझे एक बार, थोड़ा बता दीजिए।
ठीक है, चलिए आपने क्या देखा, औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब इट वॉज द वॉर ऑफ सक्सेसर, वॉर ऑफ सक्सेसर। ये जो झगड़ा होता है, ये झगड़ा हुआ शहजादा मुअज्जम और आजम के बीच में। उत्तराधिकार के इस युद्ध की शुरुआत शहजादा आजम और मुअज्जम के बीच में हुई। शहजादा आजम वर्सेस मुअज्जम, एंड दैट इज बैटल ऑफ जजाऊ। क्या लड़ा गया? बैटल ऑफ जजाऊ। इसे जजाऊ का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहा जाता है? जजाऊ का युद्ध इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? और ईयर है 1707। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जो शहजादा मुअज्जम है, शहजादा मुअज्जम को कुछ यूरोपियंस पावर भी सपोर्ट कर रही थी, जैसे उनमें से थी एक बीबी जूलियाना। कौन थी? जूलियाना। जूलियाना के बारे में कहा जाता है कि ये शहजादा मुअज्जम की जो है ये प्रेमिका भी थी। ठीक है, पुर्तगाली महिला है और ये शहजादा मुअज्जम की प्रेमिका थी। इसने इसको तोपची अवेलेबल कराए थे, जो तोप चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? तोप चला सकते हैं। रिजल्ट ने निकला मुअज्जम डिफीटेड द आजम। जो मुअज्जम है वो किसको हरा देता है? आजम को। मुअज्जम आजम को परास्त करता है। क्या करता है? आजम को परास्त। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना? कौन किसको डिफीट करता है? मुअज्जम आजम को परास्त कर देता है इस वॉर में। यह घटनाक्रम निकला। ठीक है, और अब सीधी सी बात है, जब मुअज्जम ने आजम को हरा दिया तो गद्दी पर बैठने वाला था कौन? मुअज्जम। यह वही मुअज्जम है जो बहादुर शाह प्रथम के साथ के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से क्या बैठा? सत्ता पर। मुअज्जम took the title of बहादुर शाह and came to throne। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलिए। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, शहजादा आजम और मुअज्जम आपस में लड़े, और इसी वॉर को कहते हैं द बैटल ऑफ जजाऊ। क्या कहते हैं? इट वॉज द बैटल ऑफ जजाऊ। और इसी युद्ध में जो मुअज्जम है वो आजम को क्या कर देता है? वो आजम को डिफीट देता है। और इस डिफीट के बाद जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह का टाइटल लेता है, और बहादुर शाह के टाइटल के साथ क्या आता है? ठीक है, बहादुर शाह के टाइटल के साथ क्या आता है? सत्ता पर आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो गद्दी पर आया कौन? बहादुर शाह। कौन आए हैं? मिस्टर बहादुर शाह, जिनका वैसे नाम मुअज्जम है। क्या नाम है? मुअज्जम नाम है। बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट।
देखिए, इसको शाह ए बेखबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। ही इज ऑल्सो नोन एज, ही इज ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट। इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए। वैसे तो क्रम यह कहता है कि हम बहादुर शाह पढ़ें, बहादुर शाह के बाद फिर अगला बादशाह पढ़ें, फिर अगला बादशाह पढ़ें। लेकिन बहादुर शाह के सत्ता पर बैठते ही एक चीज जो थी, हो सकता है उसके फीचर्स पहले से भी नजर आ रहे हों, लेकिन अब वो बात खुल के सामने आ गई थी। इट वॉज द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के पतन का दौर शुरू हुआ। क्या होता है? पतन का दौर शुरू होता है किसका? मुगल एम्पायर के। तो कई बार सवाल बनता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन की जो कॉज हैं उनसे भी सवाल बनता है। तो पहले हम कारणों पर चर्चा करेंगे कि ऐसे वो कौन से कारण थे जो इतना बड़ा एम्पायर जड़ सहित हिल गया। उसके बाद हम जो टॉपिक पाएंगे बहादुर शाह, और उसके बाद ग्रेजुअली हम उसके बाद जो नेक्स्ट बादशाह हैं, और वहीं पर हम सेट करेंगे। देखिए, कंपनी की एक्टिविटीज धीरे धीरे इन्वॉल्व हुई हैं, तो मैं कैसे कैसे कंपनी को धीरे धीरे इन्वॉल्व करता चला जाऊंगा, आप देखेंगे बड़े शानदार तरीके से, है ना। एकदम से मैं बताऊंगा कि कैसे कंपनी भारत में सेट होती चली गई। इसी के साथ इसके सत्ता पर बैठते ही मुगल साम्राज्य के पतन प्रारंभ हुआ। पतन का दौर क्या होता है? प्रारंभ। It was the start of declination of मुगल एम्पायर। ये मुगल साम्राज्य के पतन के दौर की शुरुआत थी। हम बादशाहों को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त, हम लोग शुरुआत करेंगे द कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे। बड़े अच्छे खासे सवाल वहाँ कॉन्सेप्ट के बनते हैं, बड़े अच्छे सवाल वहाँ फैक्ट के भी बनते हैं। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस की अप्रोच वहाँ से रहती है ना। अब आप एक फ्रेश टॉपिक डालिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, डालिए हेडिंग, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, द कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे होंगे, और कुछ भी रटने जैसा हिस्ट्री में है नहीं, है ना। सब कुछ ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आने लगता है और बड़ा ही शानदार महसूस होने लगता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो चलिए साहब, द कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का थोड़ा सा हम देखें, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर तुरंत उस पर मूव कर जाएंगे। देखिए, जब आप कॉजेज ढूंढना शुरू करते हो तो आपको दो कॉजेज मिलते हैं, आंतरिक कारण कौन से कारण? आंतरिक कारण। आंतरिक कारण, द इंटरनल कॉजेस। और एक है बाह्य कारण। कौन से कारण? बाह्य कारण, द एक्सटर्नल कॉजेस।
आप दो तरह के कारण देखते हो, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल और कौन से, द एक्सटर्नल कॉजेज। ओके, देखिए साहब, अगर आप इंटरनल कॉजेज की बात करते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखिए, राजनीतिक कार सब जब भी कभी आप ऐसे बात करें कि भाई द कॉजेज, तो आप तीन चीजों में उसको बांट लीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, है ना। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लासिफाई कर दो, बड़ा आसान है। ठीक है, राजनीतिक कारण, कौन से कारण, राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। एक आप क्या देखेंगे, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, द सोशल रीजंस, और एक आपको देखना है आर्थिक कारण। कौन से कारण, आर्थिक कारण, द इकोनॉमिकल कॉजेज। कौन से कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज। तो आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कॉजेज पे हम बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बताएंगे कि इसमें कौन सी वजह क्या है, फिर उसके बाद तुरंत आपको मैंने बताया कि हम बादशाह पे मूव कर जाएंगे कि कौन से बादशाह हुए हैं, फिर बात करेंगे। इसमें एक्सटर्नल कॉजेज में हम जो बात करने वाले हैं, द फॉरेन इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स, जिसे आप कहते हैं विदेशी आक्रमण। कौन से हैं, विदेशी आक्रमण। इसमें आप क्या देखते हैं, द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ अब्दाली, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और अब्दाली का भारत पर आक्रमण। ठीक है, एक बार हम इंटरनल कॉजेज पे बात कर लेते हैं। इंटरनल कॉजेज पे बात करेंगे तो हमारी बहुत सारी पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य पतन के दौर में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट भी यहाँ से बनते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पूछे जाने की पूरी क्या होती है, संभावना यहां से हो सकती है। ठीक है, पुट द हेडिंग आंतरिक कारण, इंटरनल कॉजेज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए, आंतरिक कारण, द इंटरनल कॉजेज। कौन से कॉजेज, इंटरनल कॉजेज। तो अभी मैंने आपको क्लासिफाई किया था पीछे, अगर आप देखेंगे तो पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। कौन से कारण, राजनीतिक कारणों पर एक बार थोड़ा चर्चा कीजिए। सबसे पहले कारण जो आप इसमें देखेंगे, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इनमें सबसे पहला कारण है जो अगर ना हुआ होता तो चाहे जो भी कारण रहा होता बात बन जाती, कमजोर उत्तराधिकारी, द वीक सक्सेसर्स। क्या है रीजन, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, वीक सक्सेसर्स। अब ये सक्सेसर्स कैसे थे, इस बात का अगर मैं आपको आख्यान दूं, अगर मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूं,
तो आप इनके नाम से समझ जाओगे कि ये किस लेवल कर रहे होंगे। जैसे आपने क्या देखा, बहादुर शाह को, बहादुर शाह, ये शाह ए बेखबर है, ये क्या है, शाह ए बेखबर। इसके बाद जहादार शाह, जहादार शाह ये लंपट मूर्ख कहलाता था। अब तुम समझो, कोई ऐसे तो किसी को नहीं कह देगा ना। अब ये कितने योग्य थे, इनके बारे में जो लोग कहा करते थे उस बात की जानकारी हमें अच्छे से मिल जाती है कि ये कितने कैपेबल लोग थे। ठीक है, जहादार शाह इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख। एक मोहम्मद शाह है, सरकार इसे रंगीला कहते थे। क्या कहते थे, रंगीला बादशाह। एक फर्रुखशियर था जिसे घृणित कायर कहा जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में एक इमेज तो आगे होगी कि भाई साहब जब इनके ऐसे ऐसे नाम हैं तो ये क्या कैपेबल रहे होंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग। तो वीक सक्सेसर, एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। यानी कि बेटा अगर अयोग्य है तो धन क्यों इकट्ठा करना, बेटा अगर योग्य है तो क्यों धन इकट्ठा करना। ठीक है, योग्य है तो धन की आवश्यकता नहीं, वो खुद कमा लेगा। अयोग्य है तो भी धन की आवश्यकता नहीं, वो सब गवा देगा। ठीक है, एक दूसरी कहानी शुरू हुई, ग्रुपिज्म इन कोर्ट। ग्रुपिज्म इन कोर्ट, दरबार की गुटबंदियां। क्या शुरू होता है, दरबार की गुटबंदी। कौन से गुट थे मैं आपको बता दूं, शिया मुसलमानों का गुट है, सुन्नी मुसलमानों का गुट है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का गुट है, अफगानी मुसलमानों का गुट है, और ये सब आपस में लड़ते थे। आपस में लड़ते थे और अपने ही फेवर के बंदे को बादशाह बनाने की कोशिश करते थे। बादशाह बन गया तो उससे रिलैक्सेशन मांगते थे, और नहीं बना तो फिर लड़ते थे। जो बादशाह किसी का बन गया तो उसको फिर मारो भैया। आप समझिए, ये गुटबंदियां जो शुरू हुई मुगल कोर्ट में, उस समय बहुत सारे गुट थे। जैसे शिया मुस्लिम्स का गुट था, इसे ईरानी गुट कहते हैं। कौन सा ग्रुप, ईरानी ग्रुप। आप समझ रहे हैं, शिया मुसलमानों का गुट, एक सुन्नी मुसलमानों का गुट है, इसे तुरानी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तुरानी ग्रुप। एक कन्वर्टेड मुस्लिम्स का ग्रुप था जिसे हिंदुस्तानी गुट कहते थे। अब ये सारे लड़ते थे कि भैया हमारा पक्ष का आदमी बादशाह बन जाए। जिसके पक्ष का बन गया उसकी हो गई बल्ले बल्ले, और जिसके पक्ष का आदमी बादशाह नहीं बना फिर वो कॉन्स्पायरेसी करनी शुरू कर देता था कि भैया जिसके पक्ष का बना इस बादशाह को मारना है, मर्डर करना है या हटाना है, जैसे भी करना है। ठीक है, तो दरबार ग्रुपिज्म में फंस चुका था। कुछ कन्वर्टेड थे, इनमें सैयद बंधुओं का नाम आता है। किनका नाम आता है, सैयद बंधुओं का। कन्वर्टेड थे, इन्हें हिंदुस्तानी गुट कहते थे। क्या कहते थे, हिंदुस्तानी ग्रुप। ठीक है, राजनीतिक कारणों में स्थानीय ताकतों का उदय, स्थानीय ताकतें, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। कौन सी ताकतें, रीजनल पावर। मैं एक बार आपको समराइज कर दूं, जो भी मेरे दोस्त भाई बंधु देख रहे हैं क्लास को, समझिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल रीजंस ऑफ द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर। हम राजनीतिक कारणों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक कारणों में एक बहुत बड़ा कारण था कि कमजोर उत्तराधिकारी थे, वीक सक्सेसर। इन्हीं वीक सक्सेसर में एक बहादुर शाह है जिसको शाह ए बेखबर कहते हैं, एक जहादार शाह है जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख। एक मोहम्मद शाह है जिसको रंगीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगीला। अब ऐसे नाम, भाई कुछ ऐसा किया होगा तभी तो निकल कर आए इनके ऐसे नाम। दरबार की गुटबंदियां, ग्रुपिज्म इन द कोर्ट, यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। और कौन से ग्रुप थे, शिया मुस्लिमों का ग्रुप था,
जो ईरानी लोग थे, सुन्नी थे जिन्हें तुरानी कहते थे, कुछ कन्वर्टेड थे जिन्हें हिंदुस्तानी कहते थे। कुछ रीजनल पावर्स भी आई। क्या आई? रीजनल पावर्स, सिख और मराठा, सिख, मराठा, जाट, ये सब लोग। जैसे सिख, मराठा और जाट, etc। तो इन्होंने भी साम्राज्य की मुसीबत बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मेरे भाइयों। ठीक है, अब देखिए सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण, सोशल रीजंस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि बहुत गड़बड़ समाज में थी। इस समय लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे सत्ता पर, रिवोल्ट होने लगे। सिखिज्म एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मराठे, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, तो ये सब समस्याएं पैदा होने लगी थी। धर्मांध नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। कौन सी नीति? धार्मिक नीति ऑफ औरंगजेब। किसकी नीति? औरंगजेब की धार्मिक नीति भी इसका एक बहुत बड़ा क्या थी, इसके बहुत बड़ा एक वजह थी। अच्छा, जब मैं कॉजेज आपको पढ़ा दूंगा तब मैं एक और टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, और वो है जागीरदारी क्राइसिस। कई बार पूछा हुआ है ना, एग्जाम से पूछते रहते हैं जागीरदारी क्राइसिस। तो सोशल रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में हम बात करें आर्थिक कारण। कौन से कारण? आर्थिक कारण। चलिए इसके लिए हम अलग से ही एक स्लाइड ले लेते हैं, द इकोनॉमिकल रीजंस। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आर्थिक कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ आर्थिक कारण भी हैं। देखिए, यह बात तो पक्की है कि आर्थिक कारण जो है, कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर पैसा ज्यादा था इसलिए डूब गए। ये तो चांस ही नहीं है कि सर पैसा बहुत था इसलिए डूब गए। कहीं ना कहीं एम्पायर इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था। किससे जूझ रहा था? इकोनॉमिकल क्राइसिस से। साम्राज्य इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहा था। इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, जिसके अपने बहुत सारे कारण हैं। बताइए क्या कारण थे? पहला कारण है, शाहजहां ने जो स्थापत्य कला में योगदान जरूर दिया। आज ताजमहल प्यार की निशानी है और खूबसूरती की पहचान, लेकिन काफी पैसा लगा। उस समय के जानने वाले लोग, जो आज तो नहीं है लेकिन वो उस समय तो कहा करते थे, तो उनके विवरण ऐतिहासिक विवरणों से मिल जाते हैं कि शायद स्थापत्य कला की इतनी कोई खास जरूरत उस समय नहीं थी जब साम्राज्य की हालत खराब हो रही थी। कहीं ना कहीं पैसा तो लग ही रहा था ना, है ना। शाहजहां की स्थापत्य कला, शाहजहां की स्थापत्य कला
इसको भी एक कारण माना जाता है। बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहां, एक इसका बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि औरंगजेब ने आगरा और दिल्ली छोड़कर साउथ में पूरी ताकत झोंक दी मराठों को दबाने के लिए, और बहुत सारा पैसा खर्च हुआ मिलिट्री में। ठीक है, औरंगजेब के साउथ इंडियन एक्सपेंशंस, साउथ इंडियन मिलिट्री एक्सपेंशन, जिसमें अच्छा एक बात और भी है, चलो पैसा भी खर्च हो गया तो एटलीस्ट बात यह होती कि सफलता मिल जाती, सफलता भी तो नहीं मिली। मराठों को दमन करने में, सिखों के साथ लड़ने में बहुत पैसा खर्च हुआ। उदाहरण, मराठों का के अगेंस्ट। बिगड़ते हुए हालातों का एक कारण यह भी था कि अब साम्राज्य छोटा होता जा रहा था। अब आप एक बात समझिए, आपके घर में मान लीजिए 5 लोग नौकरी करते हैं, कोई एक रिटायर हो जाए तो 4 रह गए, है ना। तो उसमें आपकी क्या होगी, आपके घर की जो ग्रोथ तो रुकी है ना कहीं। साम्राज्य पहले बहुत बड़ा था, जब साम्राज्य बहुत बड़ा था तो पूरे साम्राज्य से पैसा आता था। जब मराठे आ गए, सिख आ गए, बंगाल भी भविष्य में अलग हो जाएगा, अवध अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग हो जाएगा, तो एम्पायर छोटा नहीं हो गया, तो रेवेन्यू में भी डाउनफॉल आया था। रेवेन्यू में भी क्या आया था, डाउनफॉल, जिसका कारण था राइज ऑफ रीजनल पावर्स, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, स्थानीय शक्तियों का उदय। अब स्थानीय ताकतें जो उभर कर आई हैं, मान लीजिए अवध में नवाब हैं, बंगाल के नवाब हैं, हैदराबाद के, वो क्यों पैसा देंगे, वो तो मुगलों से अलग हो चुके हैं। तो एम्पायर छोटा हो गया था, खर्चे बढ़ गए थे। खर्चे क्या हो गए थे, जब आप में खुद में दम नहीं होता तो आप लीपापोती के सहारे ही सहारा चलाते हैं, गुटबंदियां, चापलूसी, फिजूल खर्ची, खर्चे ज्यादा हैं, इनकम घटती जा रही थी, एंड इट वाज द मेजर कॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। और जब आप इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है तो नो डाउट आप समझ लीजिए कि आपका एम्पायर बच नहीं सकता, फिर एम्पायर नीचे ही जाएगा। स्थानीय ताकतों का उदय, ठीक है, समझ गए। तो आज हमने क्या देखा, जरा एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्विक। हम लोगों ने आधुनिक भारत की शुरुआत की, किसकी शुरुआत की थी, आधुनिक भारत की, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैंने बताया कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब के मरने के साथ और उसके दफनाने के तुरंत साथ एक वॉर ऑफ सक्सेसर शुरू हो जाता है, क्योंकि मुगलों की यह परंपरा थी कि वो बता के नहीं जाते थे कि हु विल बी द नेक्स्ट बादशाह, तो फिर सारे ही बादशाह हो जाते थे अपने आप में, और वो आपस में लड़ते थे और वॉर ऑफ सक्सेसर शुरू हुआ। इसके 2 बेटे आपस में लड़े, जिसमें से जो सबसे बड़ा था शहजादा मुअज्जम, वो गद्दी पर बैठा बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट के सत्ता पर बैठते ही आप समझते हैं, इसको शाह बेखबर भी कहते हैं, इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि हमें अपने टॉपिक पे आना था, द कॉज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहते हैं। इसके सत्ता पर बैठते ही मुगल साम्राज्य के पतन का दौर प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य के पतन के दौर की शुरुआत। और उसके जब हमने कारणों की बात की तो हमने रीजंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, द इंटरनल कॉजेज एंड द एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में हमने क्या देखा, देयर आर सम पॉलिटिकल कॉजेज, देयर आर सम सोशल कॉजेज एंड देयर आर सम इकोनॉमिकल कॉजेज, एंड देयर आर आल्सो एक्सटर्नल कॉजेज, है ना, विच कंसिस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स में वी कैन सी दैट द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड वी हैव आल्सो सी द इन्वेजन्स ऑफ अब्दाली, है ना। दे लूटेड द मोर मनी फ्रॉम मुगल एम्पायर, है ना, एंड इट कॉज द पॉवर्टी फ्रॉम अप लेवल टू डाउनवर्ड, ठीक है। ये गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बने, ऊपर से लेकर नीचे तक।
जब आप आंतरिक कारणों की बात करते हो, देन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में जो हमारा पहला फीचर था, इट वाज द वीक सक्सेसर। और वीक सक्सेसर केस में आपने देखा कि इन लोगों के जैसे जैसे नाम है, आप समझ जाओगे कि इन लोग कितने पॉलिटिकल अवेयर थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, दरबार में गुटबंदियां हुई, रीजनल पावर्स आ गई, बड़ा मुगल साम्राज्य को परेशान किया और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चल पड़ा। सोशल कॉजेज क्या हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने जिस प्रकार की रिलीजियस पॉलिसीज को फॉलो किया, समाज के हर तबके में उसके खिलाफ गड़बड़ थी, छोड़कर इस्लाम को। ठीक है, तो ये रिवोल्ट होने शुरू हो गए, और आप जब जगह जगह रिवोल्ट होंगे तो आप कहां तक संभाल के चलेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने देखे इकोनॉमिकल कॉजेज, जिसमें शाहजहां की स्थापत्य कला है, औरंगजेब के साउथ इंडियन इन्वेजन्स हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू में भी डाउनफॉल आ रहा था और इनकी फिजूल खर्ची भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहादार शाह। अब हम एक एक कहानी को लेकर चलेंगे और इन फीचर्स को उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। शानदार क्लास होगी, और स्टे ट्यून विद मी, मीट विद यू टुमारो। गुड नाइट।